हेलो एवरीवन, दिस इज आरडी एंड वेलकम टू आरडी क्लासेस। हम चर्चा कर रहे हैं राज्य व्यवस्था में संवैधानिक विकास की। ठीक है, इससे पहले भी हमने संवैधानिक विकास के एक क्लास हुई है, तो उसमें हमने चर्चा की थी 1600 से लेकर 1853 तक के अधिनियम के बारे में। ठीक है, अब हम यहाँ पे आगे चर्चा करेंगे 1858 में। देखिए 1857 में चूंकि क्रांति हो गई थी और 1857 के क्रांति होने के बाद अंग्रेजों को लगने लगा कि कंपनी अब शासन उनके हाथ में नहीं रहने देना चाहिए, इसलिए कंपनी से शासन छीन के उन्होंने क्राउन के अधीन शासन कर दिया। ठीक है, क्राउन अर्थात ब्रिटिश महारानी के अधीन उन्होंने पूरा का पूरा शासन उनके ऊपर दे दिया। तो अब देखेंगे हम क्राउन के अधीन जो अधिनियम आए, ठीक है, संवैधानिक विकास में उनका जो अधिनियम आया उसके बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं क्राउन के अधीन सबसे पहले तो 1858 का भारत सरकार अधिनियम आया। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम, इसमें क्या हुआ देखते हैं। प्रधानमंत्री पाम स्टर्न जो थे उस समय ब्रिटेन में, उन्होंने कंपनी शासन समाप्ति अधिनियम लेके आया। ठीक है, परंतु संसद में जैसे ही पेश किया कुछ प्रॉब्लम की वजह से उसको निरस्त कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट जब संसद अप्रैल 1858 में संसद द्वारा द एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, देखिए बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाम तो दे दिया गया, लेकिन क्या है अंग्रेजों को जब इतना ही करना था तो अधिकार हमको दे देते। ठीक है, हम बनाते अपने अधिनियम जो भी संविधान, लेकिन नहीं, बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आया, लेकिन शासन कौन करेगी, अंग्रेज करेंगे ऐसा। तो कंपनी शासन समाप्त कर दिया गया इस एक्ट के द्वारा। भारत सचिव और 15 सदस्य की एक कार्यकारिणी समिति बना दी गई, जो कि अब भारत के नियम कानून बनाएगी और भारत पे जो भी मतलब व्यवस्था का काम था वो ये भारत सचिव के द्वारा किया जाएगा। और इसके जो 15 सदस्य थे 8 सम्राट द्वारा और 7 कंपनी द्वारा नियुक्ति किए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है वायसराय का सृजन कर दिया गया। अब ये वायसराय क्या चीज है अब ये देखते हैं। पहले थे गवर्नर जनरल पूरे भारत के, ठीक है, ये हो गए गवर्नर जनरल। अब भारत में जो क्षेत्र थे 2 प्रकार से बटे हुए थे, पहला तो एक अंग्रेज के अधीन थी और दूसरा था देशी रियासत के अधीन। तो देशी रियासत में जब अंग्रेज अधिकारी अगर जाते थे तो सबसे यहाँ पर अगर देखे तो बड़ा राजा ही होता था। ठीक है, अंग्रेज अधिकारी जो होते थे वो छोटे कहलाते थे उनके सामने। परंतु इस अधिनियम के द्वारा ये कर दिया गया कि जो गवर्नर जनरल था उसको नाम दे दिया गया वायसराय और उसको आधिकारिक शक्ति दे दी गई कि अब वो देशी राजाओं के, देशी रियासतों के जो राजा थे उससे मिलने जाएगा तो वो जाएगा बराबरी के अधिकार से। ठीक है, बराबरी का अधिकार अर्थात वो भी राजा मैं भी राजा, इस प्रकार से एक अधिकार इसको वायसराय नाम देके दे दिया गया। तो ये हुआ कि वायसराय का सृजन कर दिया गया। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश सम्राज्ञी, ठीक है, ब्रिटिश सम्राज्ञी ने एक अधिकारों का मैग्ना कार्टा लेके आया। अधिकारों का मैग्ना कार्टा क्या, उन्होंने एक अधिकारों का पुलिंदा लेके आया जिसे हमारे भारतीयों के द्वारा, पढ़े लिखे भारतीयों के द्वारा उसको अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया कि भाई हमको अब अधिकार दे रहे हैं, हमको छूट दे रहे हैं, इस प्रकार से उन्होंने कहा। यह हो गया आपका 1858 का भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम। अब आता है 1861 का भारत परिषद या भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, तो संवैधानिक विकास का सूत्रपात हमको यहां समझ में आता है, क्योंकि इससे पहले भी जो नियम कानून थे वो लिखित में होना तो प्रारंभ हो गए थे, लेकिन यहाँ पे कुछ अधिकारों का उन्होंने विस्तारण करना प्रारंभ किया। कैसे, हम देखते हैं। गवर्नर जनरल जो है उसको अधिकार दे दिया गया। क्या अधिकार दिया गया, उसको दिया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर सकता है। जैसे कि बंगाल हो गया आपका, ठीक है, बंबई हो गई, मद्रास हो गई, ये प्रेसिडेंसी पहले क्या है, एक गवर्नर जनरल था उसके अधीन आ जाते थे और गवर्नर जनरल ही उन सबके लिए नियम कानून बनाते थे। परंतु यहाँ पे अधिकारों का विकेंद्रीकरण प्रारंभ किया गया। हर मतलब प्रेसिडेंसी में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर दी गई। ठीक है, और गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि वह इसकी नियुक्ति भी कर सकता है और सीमा में परिवर्तन भी कर सकता है। सीमा में परिवर्तन कैसा, जैसे ये बंगाल हो गया, बिहार हो गया, तो बिहार का कुछ क्षेत्र बंगाल में मिला दो, बंगाल का कुछ क्षेत्र बिहार में मिला दो, ये जो चीजें हैं वो गवर्नर जनरल कर सकता था। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में जो सदस्य संख्या थी उसको 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई और 5वां कौन था, विधिवेत्ता अर्थात वकील। ठीक है, 5वां जो विधिवेत्ता था उसको वहां पे लाके रख दिया गया। नेक्स्ट है वायसराय को नियम बनाने का अधिकार। अब देखिए वायसराय क्योंकि पूरे भारत पे वह शासन कर रहा था, तो वायसराय के हाथों में, उनको ऐसा लगा अंग्रेजों को कि वायसराय के हाथों में ऐसी शक्ति देनी चाहिए कि वो अपने क्षेत्र के लिए, व्यवस्था के लिए नियम कानून स्वयं बनाए। तो उन्होंने नियम बनाने का अधिकार दिया और इस अधिकार से लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय व्यवस्था की मतलब स्थापना की। विभागीय व्यवस्था जैसे वर्तमान में भी पूरे हमारे भारत में विभाग कार्य करते हैं, मंत्रालय कार्य करते हैं, उस प्रकार से विभागीय व्यवस्था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई। लॉर्ड कैनिंग को इसलिए विभागीय व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नर जनरल जो है अध्यादेश की शक्ति दी गई। अध्यादेश की शक्ति जैसे वर्तमान में राष्ट्रपति और हमारे राज्यपाल महोदय, उनके द्वारा जिस प्रकार से संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी किया जाता है,
मतलब एक नियम इस प्रकार से बना दिया जाता है कि वो संसद की ही शक्ति के समतुल्य हो। ठीक है, तो इस प्रकार से अध्यादेश जारी करने की शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई। कलकत्ता, मद्रास और बंबई, वर्तमान में मुंबई, पहले की बंबई, सरकार को व्यवस्थापिका का अधिकार दिया गया। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे केंद्रीकरण तो था पहले, उसके पहले केंद्रीकरण था, लेकिन क्या हुआ, यहाँ 1861 का जैसे भारत सरकार अधिनियम आया तो वहां पे इन कलकत्ता, मद्रास और बंबई सरकार को भी व्यवस्थापिका का अधिकार दिया गया, अर्थात तुम अपने नियम कानून अपने लिए व्यवस्था स्वयं करिए। विकेंद्रीकरण का प्रारंभ हुआ। ठीक है, हमने यहाँ पे जैसे चर्चा कर ली, पूरा भारत जो है 1861 में भारत परिषद अधिनियम है, ये विकेंद्रीकरण के लिए ही था मुख्य रूप से। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि केंद्रीकरण करने से काम नहीं चलने वाला, इसलिए सभी को शक्तियों का विभाजन करो, धीरे धीरे करके शक्तियां दो, ये सारे कार्य उनके द्वारा। 1853 के अधिनियम में आया, 1873 का अधिनियम आया, इसमें कहा गया कि कंपनी को अब कभी भी भंग कर दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्राउन के अधीन पूरा शासन हो गया था, कंपनी केवल व्यापार कर रही थी, लेकिन अब ऐसे लगने लगा कि कंपनी का कोई कार्य नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने ऐसा नियम लेके आया, और हुआ भी है कि 1 जनवरी 1884 को कंपनी को भंग कर दिया गया। ठीक है, फिर आया 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। शाही उपाधि अधिनियम, शाही लग ही रहा है बातों से कि शाही उपाधि मतलब किसी को उपाधि देने की, तो 28 अप्रैल 1876 को भारत का पूरा जो क्षेत्र था, ठीक है, भारतीय क्षेत्र का सम्राज्ञी ब्रिटेन की महारानी को घोषित कर दिया इन्होंने इस अधिनियम को लाके। और केंद्रीय कारिणी में 6वां सदस्य पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट अर्थात लोक निर्माण विभाग के जो एक सदस्य बिठा दिया गया कि आप भारत में जो भी निर्माण करना है तो ये सदस्य देखरेख करेगा। इस प्रकार से 1876 के शाही उपाधि अधिनियम से एक तो अधिकार महारानी को दे दिया और दूसरा पीडब्ल्यूडी का सदस्य बना दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम में क्या होता है देखते हैं। भारतीयों को बजट पर बहस वो प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। अब देखिए, पहले क्या है, बजट पर भारतीयों को प्रश्न पूछने का, उनमें मत देने का कोई अधिकार नहीं था। यहां पर क्या किया गया कि उनको बहस व प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया कि मतलब भाई हमारे पैसे हम कहां खर्च कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप पूछ तो सकते हैं एक बार, ये चीज उनको अधिकार दिया गया। परंतु मतदान व पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। ध्यान दीजिएगा, पर मतदान व पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया कि आप पूरक मतलब क्वेश्चन एक बार कर लिया उसके बाद डबल से क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, और मतदान नहीं कर सकते कि आपको इस पैसे को कहां खर्च करने हैं, हम जहां खर्च करेंगे हमारी मर्जी, ऐसी उन्होंने कर दिया व्यवस्था। अंततः संसदीय व्यवस्था प्रारंभ कर दी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्योंकि सभी को मतलब स्थान दिया जा रहा है, अपने केंद्रीय कार्यकारिणी में दिया जा रहा है, बहस व प्रश्न पूछने का अधिकार दिया, तो इस प्रकार से एक प्रकार से समझ सकते हैं कि वर्तमान में जो संसदीय व्यवस्था चली आ रही है इसमें भी तो यही होता है कि आप अपने क्षेत्र के बारे में, विकास के बारे में बात कर सकते हैं, वहां पे प्रश्न पूछ सकते हैं सरकार से। तो ये व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था यहाँ पे अंततः प्रारंभ होती है। नेक्स्ट होता है केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य जो है, ठीक है, विधान परिषद केंद्र की, वहां पे न्यूनतम सदस्यों की संख्या 10 और अधिकतम 16 कर दी गई। ठीक है, और वहीं पे बंबई, बंगाल और मद्रास के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 8 और अधिकतम संख्या 20 कर दी गई। ठीक है, उत्तर पश्चिम जो प्रांत था, ये यहाँ पे देखिए उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम का जो प्रांत था यहाँ पे उन सदस्यों की संख्या 15 कर दी गई। और निर्वाचन पद्धति, अब देखिए ये सदस्य नियुक्त तो हो रहे हैं, इससे पहले क्या होता था, रिकमेंडेशन से आते थे, अर्थात मैंने किसी ने बोल दिया बड़े अधिकारी ने कि भाई इसको ले लीजिए तो वो बस उसको ले लिया जाता था। परंतु यहाँ पे क्या कर दिया गया, निर्वाचन से, वो भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अप्रत्यक्ष निर्वाचन कैसा, जो मतलब कर देते हैं, जो थोड़े मतलब पहचान वाले जो लोग थे उनके द्वारा ही मतलब यहाँ पे चुनाव में भाग लिया जाता था, उन्हीं के द्वारा निर्वाचन किया जाता था। तो इस प्रकार से सदस्यों को वहां पे नियुक्त किया जाता था। है अब 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, इसे मार्लियामेंटो सुधार भी कहा जाता है। मार्लियामेंटो सुधार क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस समय पर जो थे भारत सचिव मार्ले थे और वायसराय जो हमारे भारत में थे वो मिंटो थे, इसलिए इनको मार्लियामेंटो सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, 1892 का जो अधिनियम आया था इससे पहले, उसके दोष को दूर करने के लिए ये 1909 का भारत परिषद अधिनियम लेके आया था। क्योंकि इस समय क्या हुआ था, हमारे भारत देश में बहुत सारे क्रांतिकारी गतिविधियां प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगने लगा था कि अब जो आंदोलन और जो जिस प्रकार से अहिंसा का पालन करते हुए जो कार्य कर सकते थे वो उससे नहीं होगा, तो उन्होंने सीधे सीधे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को अपनाना शुरू कर दिया। ठीक है, इसीलिए इसको दबाने के लिए, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करने के लिए इन्होंने ये भारत परिषद अधिनियम लेके आया। सर अरुंडेल समिति की सिफारिश पे आई थी। ठीक है, सर अरुंडेल समिति एक समिति बनाई गई थी, उसकी सिफारिश में इस परिषद को लेके आया गया था। और पृथक निर्वाचन प्रणाली, यहाँ पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, पृथक निर्वाचन प्रणाली 1909 के मार्लियामेंटो सुधार में लेके आया। पृथक निर्वाचन प्रणाली क्या होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे क्या कर दिया गया था कि अगर मुसलमान है, ठीक है,
एक हो गया मुसलमान, हिंदू, इस प्रकार से ऐसा बांट दिया गया पहली बात तो। और दूसरा, मुसलमान जिस क्षेत्र में है वहां अगर कोई मुसलमान खड़ा होता है, चुनाव में अगर कोई मुसलमान खड़ा होता है तो उसको केवल मुसलमान वोट देंगे, अगर वहां हिंदू हैं तो वो हिंदू वोट नहीं देंगे। और वही अगर हिंदू वाले क्षेत्र में कोई हिंदू अगर खड़ा होता है और उस क्षेत्र में अगर कुछ मात्रा में मुसलमान भी रह रहे हैं तो वो मुसलमान उस हिंदू को वोट नहीं देंगे। तो ये व्यवस्था इन्होंने पृथक निर्वाचन प्रणाली में लेके आया। अब यहाँ पे एक दिक्कत ये थी, अगर मान लीजिए मुसलमान हिंदू खड़ा होता है, ठीक है, अगर मुसलमान वहां पर उसको वोट ना दे तो वो तो अपना उसको मानेगा नहीं अपना प्रत्याशी, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पे मुसलमान खड़ा हो और उसको हिंदू वोट ना दे तो वो हिंदू क्यों उसको अपना प्रत्याशी मानेगा। तो ये व्यवस्था इनके द्वारा लेके आई गई। ये एक व्यवस्था थी फूट डालो राज करो की, तो इनके द्वारा ये व्यवस्था लेके आई गई, ठीक है। और यहाँ पर बजट की विवेचना और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार देगी। इससे पहले जो है अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, वो अधिकार इन्होंने दिया। भारत परिषद व वायसराय की परिषद में स्थान दिया गया, किन किन को दिया गया, केसी गुप्ता जी थे, ठीक है, और सैयद हुसैन बिलगानी जी। तो इन लोगों को यहाँ पर भारत परिषद और वायसराय की जो परिषद में स्थान दिया गया, ठीक है। केंद्रीय विधान परिषद जो पहले संख्या अधिकतम 16 थी उसको बढ़ाकर अधिकतम 60 कर दिया गया, ठीक है। 1919 में, अब देखिए 1909 का अधिनियम हो गया, अब आता है नेक्स्ट 1919 का अधिनियम। 1919 के अधिनियम में क्या हुआ, भारत शासन अधिनियम, या इसको कहते हैं मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। तो यहां पर द्वैध शासन पद्धति लेके आई इन्होंने। द्वैध शासन प्रणाली कैसी थी, यहां पर उन्होंने विषयों को प्रांतीय विषय में इसको दो भागों में बांट दिया गया, ठीक है। दो भागों में कैसा, एक तो हस्तांतरित विषय था और दूसरा आरक्षित विषय था। आरक्षित विषय में राजस्व, न्याय, वित्त और पुलिस थी, और जबकि हस्तांतरित विषय में केवल शिक्षा और स्वास्थ्य को रखा, ठीक है। यहाँ पे देखिए राजस्व और न्याय और वित्त जैसे महत्वपूर्ण चीजों को अपने हाथ में रख के हस्तांतरित क्या किया, शिक्षा और स्वास्थ्य, ठीक है, इस प्रकार से। और ये द्वैध शासन प्रणाली का जो जनक था उसको लियोनल कार्टिस को द्वैध शासन प्रणाली के जनक माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पर लोक सेवा आयोग का भी गठन करने की इन्होंने बात की। इस समय अब इनको समझ में आ गया था कि भाई शासन चलाना है तो एक ढांचा, एकदम मजबूत ढांचा बनाना पड़ेगा। जैसे वर्तमान में हमारे यहाँ पे यूपीएससी एग्जाम कराता है, आईएएस, पीसीएस, ये सारे अधिकारी जो हैं, तो इस प्रकार से एक लोक सेवा आयोग का गठन यहाँ पे किया गया। केंद्र में जो है राज्य परिषद और विधान परिषद बनाया गया, ठीक है। केंद्र में राज्य परिषद अलग था और विधान परिषद अलग था। यहाँ पे क्या होता था, राज्य परिषद में दो, जैसे अभी संसद है वर्तमान में, उस प्रकार से यहाँ पे दो मंडल होते थे। इसी प्रकार विधान परिषद बनाया गया जिसमें विधानसभा और विधान परिषद इस प्रकार से बना दिया गया, ठीक है। इस समय भारत सचिव जो थे उनको महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करने का अधिकार दे दिया गया, ठीक है। ये हो गया हमारा 1919 का भारत शासन अधिनियम। अब आते हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम पे। ये सबसे बड़ा अधिनियम आया था, ठीक है। वैसे भी अंग्रेज अब समाप्ति की ओर हैं, अंग्रेजों को अब समझ लीजिए कि अब जाने वाले हैं, तो उन्होंने ऐसा कुछ लेके आया अपने लिए कि हो सके तो थोड़ा और दिन चल जाए, लेकिन नहीं, हम चलने नहीं देंगे उनको। तो ये होता है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में सबसे बड़ा एक अधिनियम लेके आया जिसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूची और 14 भाग थे, ठीक है। लेके कब आया गया इसको, 4 अगस्त 1935 को। इसमें इन्होंने बात की कि अखिल भारतीय संघ बनाएंगे। अब देखो अंग्रेज, ये समझ में आ गया अंग्रेजों को कि भारतीयों के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, तो उन्होंने अब थोड़ा कहना चाहिए मीठा मीठा बात करना शुरू कर दिया कि हम अखिल संघ बनाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और क्या करेंगे, 11 ब्रिटिश प्रांत, 14 सरकारी प्रांत और पूरे देशी प्रांत को मिलाकर एक संघ बनाएंगे। लेकिन ये कभी हुआ नहीं, हमने होने भी नहीं दिया, ठीक है। द्वैध शासन केंद्र में कर दिया गया, पहले प्रांत में था उसको हटाकर केंद्र में कर दिया गया कि अब केंद्र में आरक्षित और हस्तांतरित विषय जो बात होगी वो केंद्र में होगी। और प्रांतीय स्वायत्ता की बात की गई। प्रांतीय स्वायत्ता, पहले प्रांत को ज्यादा तो स्वायत्ता नहीं दी थी, लेकिन यहाँ पे बात की गई कि अब हम धीरे धीरे, लेकिन चूंकि हमारे जितने भी कहना चाहिए क्रांतिकारी थे या जितने भी सदस्य थे पूरे भारत में, तो उन्होंने समझ लिया था कि अब अंग्रेजों का पैर उखड़ने वाले हैं, ठीक है। तो इन्होंने इनकी बात ज्यादा मानी नहीं। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1 अक्टूबर 1937 को, ठीक है, जहां का मुख्य न्यायाधीश मैरिस गोयर को बनाया गया। और शक्ति विभाजन किया गया जिसमें 11 प्रांत विधानसभा और 6 प्रांत विधानमंडल बनाया गया, ठीक है। विधानसभा विधानमंडल ये अभी भी वर्तमान में जारी है। तो ये भारत शासन जो अधिनियम है 1935 का, हमारे संविधान पे इसका बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है, ठीक है। जब हम संविधान की आगे जब चर्चा करेंगे आगे की कक्षाओं में, तो इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि भारत शासन अधिनियम से हमने क्या क्या लिया, क्या उसको जैसे कि तैसे ही ले लिया, ठीक है, उठाकर क्या संशोधन किया, इस बारे में बहुत डिटेल से अध्ययन करेंगे आगे की कक्षाओं में, ठीक है। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम ये हो चुका। अब चूंकि यहाँ पे हो गई अंग्रेजों की बात खत्म, अब आ गया अपना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। हम चूंकि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली, ठीक है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात था और बहुत गर्व की बात थी कि हमको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा 1947 में
15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। ठीक है, बात क्या बोली गई कि विभाजन होगा भारत और पाक के रूप में, क्योंकि पाकिस्तान के लिए कुछ लोग जो हैं, ठीक है, जिन्ना वगैरह जो भी हैं, तो पाकिस्तान चाहिए सारे अपने कर रहे थे, इसलिए विभाजन कर दिया गया भारत और पाक का। वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया। अब वायसराय चूंकि पहले अंग्रेजों का वो था, कहने चाहिए अंग्रेज जो है वो वायसराय का पद सृजन किया था, तो उसको समाप्त कर दिया। भाई अब भारत में अंग्रेजी नहीं रहेंगे तो वायसराय क्या करेगा रह के, ये सारी चीजें। तो भारत का सम्राट शब्द यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। भारत का सम्राट इससे पहले बोला था, शाही उपाधि अधिनियम आया था कि भारत की सम्राज्ञी होगी। ठीक है, कौन होगी? ब्रिटेन की महारानी। लेकिन वहां भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जब आया 1947 का, तो वहां पे ये पूरा चीज को समाप्त कर दिया गया और इस प्रकार हम स्वतंत्र हुए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, तो ये रही हमारी पूरी ओवरऑल चर्चा संवैधानिक विकास को लेकर। अब आगे की कक्षाओं में हम संविधान के बारे में, जो कि हमारा वर्तमान जो संविधान है उसका विकास कैसे हुआ या उसको बनाने की प्रक्रिया कहां कहां से स्रोत लिया गया, कहां से बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ाव रखती है, तो उसके बारे में हम आगे की कक्षाओं में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये रही हमारी चर्चा 1600 ईस्वी से लेकर 1947 तक का, लगभग कहना चाहिए 350 साल। ठीक है, 16 से 1700, 1800, 1900 और 1947, 350 साल तक ये अंग्रेज जो कि अपने नियम, कानून, अधिनियम ये सारे बनाते रहे और इसके द्वारा ही हम आगे चल के इस प्रकार संविधान का विकास होता है और धीरे धीरे यहां से नियम कानून उठाकर वर्तमान का जो संविधान है उसमें भी बहुत कुछ इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये रही चर्चा और इसी प्रकार आगे की कक्षाएं आती रहेगी। तो देखिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए कि और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि नई कक्षा जब भी आएगी तो आपको अलर्ट मिल जाएगा कि भाई नई क्लास शुरू हो चुकी है या आ चुकी है, एक सीरियल वाइज क्लास आएगी। और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, आपके जो दोस्त, आपके पड़ोसी, आपकी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, किसी गवर्नमेंट एग्जाम की, तो वहां पे उनको भी एक बहुत सहायक सिद्ध होगी। हम पूरे संविधान को पढ़ेंगे, इसके बाद दूसरे सब्जेक्ट के बारे में और पढ़ेंगे। ये हमारा जो चैनल है इसमें पूरी किसी भी प्रकार की आपको तैयारी करनी है गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड, आपको पूरी की पूरी फ्री में निःशुल्क कोचिंग सुविधा है, मतलब कराई जाएगी। ठीक है, इसलिए इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ये पूरी अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।